everyone. So my name is Vijay and I have completed my master's and would be pursuing PhD. And I know that CUET PG exams are really near and you guys must be really stressful. So I have come up with a series called Psychology with Vijay in collaboration with SciSpirit. What I would be doing in this series is basically that I would be solving CUET previous CO question papers from 2025 to 2022. Okay, so through that we'll actually get to know that what are the topics that are really important and we cannot leave. So for example, descriptive statistics, it has come up almost every year, so we cannot leave that. This is the topic from your statistics. Then Wechsler adult intelligence scale, this is the topic from your testing, and 2025 paper alone had two questions on the same topic. So we'll actually identify these topics as we go through the series, and we'll prepare ourselves to not leave this topic, at least know it by heart. Okay, so let's get started. So the first question is, Dash felt that the soul could exist separately from the body. ऐसा कौन बोलता है कि सोल एंड बॉडी सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? इट्स प्लेटो, राइट? सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वेदर द सोल एग्जिस्ट सेपरेटली और इज इट अ सिंगल एंटिटी, ये जो आया है हमारा ब्रांच से आया है ऑफ फिलोसफी. सो साइकोलॉजी पहले से तो आया नहीं था, राइट? सो साइकोलॉजी से पहले जो दो सब्जेक्ट्स थे वो थे हमारे फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हमारा आया साइकोलॉजी. ओके, फिलोसफी में हम ग्रीक, जर्मन, ब्रिटिश, ये सारे फिलोसफर्स हम पढ़ते हैं. ऑल्दो यू मस्ट बी थिंकिंग कि रेने देकार्ट भी तो डुअलिस्ट थे. दिस कॉन्सेप्ट इन फिलोसफी इज नोन एज डुअलिस्ट, जो बोलते हैं कि हमारा जो माइंड एंड बॉडी है वो सेपरेट है. ठीक है, सो पहले जो कंपटीशन चलता था वो डुअलिस्ट वर्सेस मोनिस्ट का चलता था. एक बोलते थे कि नहीं ये दोनों सिंगल एंटिटी है, एक बोलते थे कि नहीं ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है. सो प्लेटो एंड रेने देकार्ट दोनों ने ही बोला था कि डुअलिस्ट है, बट प्लेटो पहले आया था ना रेने देकार्ट से, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हियर इज प्लेटो. दी एनिमा जिसने दिया था वो था हमारा एरिस्टोटल. ऑल्दो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, बट आई गेस इनका थोड़ा रिबेलियस स्टेज चल रहा था, तो इन्होंने डुअलिस्ट का साथ ना देखे, इन्होंने मोनिस्ट का साथ दिया था. ही वॉज अ मोनिस्ट. एंड गस्टव फेक्नर जो थे वो फिजियोलॉजी स्कूल से आए हैं. ओके, let's jump to second question now. The ability of the nervous system, especially of the brain, to adapt to the environment and replace function following damage is known as. नर्वस सिस्टम की कौन सी एबिलिटी है, स्पेशली नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है, जो हमारे इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करती है, रिप्लेस करती है फंक्शंस को जो भी ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया है. इट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी हाई कब रहती है? चाइल्डहुड में. अडल्टहुड में जब ब्रेन डैमेजेस हो जाते हैं थोड़ा हार्ड होता है कंपेरेटिवली, राइट? सो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली होता है जब भी हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाए या ब्रेन इंजरी हो जाए. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें हेल्प करती है इन अडेप्टेशन एंड जो भी वो डैमेज पार्ट है ऑफ फंक्शन ऑफ अ ब्रेन उसको रिपेयर करने में. ओके, हियर लेटरलाइजेशन इज बेसिकली द हेमिस्फीयर, कि हमारा जो ईच हेमिस्फीयर है वेदर इट इज राइट और लेफ्ट उनके क्या फंक्शंस है. ओके, एंड लोकलाइजेशन है कि लोकलाइजेशन लोकल से समझ में आ रहा है, द वर्ड लोकल, राइट? सो ब्रेन के भी जो लोकल एरियाज हैं, जैसे कि आपके फ्रंटल लोब में हमारा क्या है? मोटर कॉर्टेक्स. तो ये हमें कैसे पता चला कि हमारे फ्रंटल लोब में मोटर कॉर्टेक्स है? लोकलाइजेशन के थ्रू. ओके, एंड न्यूरल डिजेनरेशन बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट बोल रहा है. न्यूरल डिजेनरेशन होता है कि अब आपके जो न्यूरॉन्स है, न्यूरल सेल्स हैं इन ब्रेन, वो खराब होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके इन प्रोग्रेसिव मैनर, जैसे कि अल्जाइमर्स. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ब्रोका एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. इन ऑप्शंस में से ब्रोका एरिया का क्या फंक्शन है? ब्रोका एरिया है ना, यहाँ पे ब्रोका एरिया हमारा स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ओके, एंड योर ब्रोका एरिया इज अगेन इन योर फ्रंटल लोब. गॉट इट? जो हमें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है वो होता है हमारा वर्निके एरिया, और जो हमारा वर्निके एरिया होता है वो हमारा कहाँ होता है? इन टेम्पोरल लोब. अभी हमने बताया कि मोटर कॉर्टेक्स कहाँ होता है? फ्रंटल लोब में अगेन.
एंड जो हमारा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है वो कहाँ होता है? इन पैराइटल लोब। सोमैटोसेंसरी बेसिकली हमारे टच रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्या टेम्परेचर, प्रेशर एंड एवरीथिंग दैट। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल इज नोन एज। कौन सा ऐसा सेल बॉडी का पार्ट है जो हेल्प करती है मेंटेनिंग लाइफ? यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मेंटेनिंग लाइफ। सोमा। सोमा हमें हेल्प करती है। डेंड्राइट क्या करती है? हमें मैसेज रिसीव करने में। एंड आपका ग्लियल सेल्स हमें सपोर्ट करती हैं। दीज आर दी सपोर्ट सेल्स। एक्सॉन्स जो होती है इसी के ऊपर तो हमारे नोड्स ऑफ रैनवीर होते हैं, माइलिन शीट होती है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल, राइट। हमारा बेसिकली मैसेज कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे सोमा से, डेंड्राइट से थ्रू सोमा के थ्रू हमारा एक्सॉन टर्मिनल तक। Now spinal cord is a part of dash nervous system. Again bio का question. It is a part of central nervous system. Okay, central nervous system का एक हमारा spinal cord होता है एंड दूसरा हमारा क्या होता है? ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा दूसरा पार्ट होता है ऑफ द नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक आते हैं। गॉट इट? The chemical substance that can mimic or enhance the effects of neurotransmitters on the receptor sites of the next cell are called. ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि या तो मिमिक करें, मिमिक्री होती है ना जैसे आर्टिस्ट वगैरह, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी किसी दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर का मिमिक कर सकता है। ओके, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को मिमिक कर सके या उनका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर सके। ऐसे कौन से हैं इन चार ऑप्शंस में से? इट इज एगनिस्ट। ओके, जो एगनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो या तो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन इनहांस करेंगे या फिर उसको मिमिक करेंगे। एक आपका सिसरेली में भी है ये। एक आपका ब्लैक स्पाइडर होता है जो आपका एसिटोकोलाइन जो है उसको मिमिक करता है, उसको बहुत ज़्यादा इनहांस करता है। अगर ब्लैक स्पाइडर ने काट लिया तो एसिटोकोलाइन जो होता है आपकी बॉडी में वो एक साथ पूरा रिलीज हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। ओके, एंटा एगनिस्ट जो है यहाँ पे वो क्या है कि हम मिमिक नहीं कर रहे, इनहांस नहीं कर रहे, बट इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, वी इनहिबिट। जैसे कि SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रेप्यूटिक इनहिबिटर्स, जो हम कब यूज करते हैं? डिप्रेशन। तो ये क्या है? ये एंटा एगनिस्ट है। गॉट इट? नाउ विच न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प्स टू काम एंजाइटी? यहाँ पे क्या कीवर्ड है हमारा? काम एंजाइटी। कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें एंजाइटी काम करने में हेल्प करता है? इट इज गाबा। गाबा हमें काम करने में हेल्प करता है, हमारे इमोशंस रेगुलेट करने में हेल्प करता है। गॉट इट? ग्लूटामिक एसिड जो है वो हमारा मेमोरी में हेल्प करता है। सो इन मेमोरी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है? योर ग्लूटामिक एसिड। एंड एसिटिकोलाइन भी मेमोरी में भी हेल्प करता है एंड ऑल्सो इन मोटर। इवन गाबा हेल्प्स इन मोटर कंट्रोल। तो जो भी अननेसेसरी मोटर मूवमेंट ना हो उसमें भी गाबा हेल्प करता है। ओके, एंड डोपामिन भी ऑल नो इट्स प्लेजर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप्पोकैम्पस प्लेज अ रोल इन। हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है? हियर द आंसर इज इमोशन। ऑल्दो हिप्पोकैम्पस मेमोरी में भी हेल्प करता है, ओके, कंसोलिडेशन में भी हेल्प करता है एंड इमोशंस भी है। बैलेंस जो हमारा हेल्प करता है कंट्रोल करने में वो कौन है? सेरिबेरम। फियर हमारा एमिगडाला। एंड आवर सेक्सुअल ड्राइव्स इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सेक्सुअल ड्राइव्स के अलावा हमारा जो हंगर एंड थर्स्ट है वो भी कंट्रोल या रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, तो जब हमें भूख लगती है, जब वो हमारी भूख मिट जाती है, उसमें भी हमारा हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। Then comes your ninth question. Which of the following technique is based upon the principle of operant conditioning? इनमें से कौन सी टेक्निक्स हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है? इट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बेसिकली हम रीइंफोर्समेंट और ये सब देखते हैं जिससे कि आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन फोबियाज के लिए हम यूज करते हैं।
रिमेंबर, इसमें हम फोबियाज को हटाने के लिए, हमारे जो इरेशनल फियर्स है उनसे डील करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं. Systematic desensitization, your aversive conditioning, and your flooding. These three are the options of behavioral therapy. What is correct about operant conditioning? इसमें 4 options में से कौन सा correct है about operant conditioning? इधर rate लिखा है, right? The goal is to increase the rate of already occurring responses. This is correct. अगर यहाँ पे rate की जगह होता magnitude, तो क्या ये तब भी correct होता? No. तब ये होता हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड. इट वोंट बी अबाउट आवर वन ऑपरेंट कंडीशनिंग. ओके, नाउ रिस्पॉन्सेज आर वॉलेंटरी. रिस्पॉन्सेज वॉलेंटरी ही होते हैं. अगर यहाँ पे लिखा होता इनवॉलेंटरी, तो क्या ये सही होता? अगेन नो. इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज जो हम रिफ्लेक्सेस हैं वो हम कहाँ करते हैं, कहाँ, कौन सी थ्योरी में करते हैं? वी डू इट इन आर क्लासिकल कंडीशनिंग. रिस्पॉन्सेज इज इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्सिव. आ गया ये थर्ड ऑप्शन. दिस एंड दिस is what? This is your classical conditioning. And reinforcement must be immediate. Obviously बात है ना. अभी मेरे को चाहती हूँ कि for say a child a child clean his room. ठीक है. अब मैं अगर उसको 1 घंटे बाद दे रही हूँ उसका reinforcement कि ओ चलो चॉकलेट दे दी या फिर whatever, make him go on a trip or something. बट मैं अगर वो 1 घंटे बाद दे रही हूँ, would he realize that the reinforcement I'm giving to him is because he cleaned his room? No, why would he? वो एसोसिएट ही नहीं कर पाएगा ना इस चीज को. सो रीइंफोर्समेंट जो है वो इमीडिएट होनी चाहिए. सो ए, बी एंड डी. क्वेश्चन 11th. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू पनिशमेंट? इनमें से कौन से पनिशमेंट के एग्जांपल्स हैं? स्टॉपिंग एट अ रेड लाइट टू अवॉइड गेटिंग इन एन एक्सीडेंट. इसमें कोई पनिशमेंट थोड़ा है, इसमें अवॉइडेंस आ रहा है, राइट? मैं अवॉइड कर रही हूँ किसी चीज को. दिस इज माई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के 2 पार्ट होते हैं ना, अवॉइडेंस एंड एस्केप. ओके, अवॉइडेंस और एस्केप के बीच में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात होती है. लूजिंग द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग बिकॉज यू गॉट इनटू टू मेनी एक्सीडेंट्स. सो आप क्या कर रहे हो? आपका ड्राइविंग जो है प्रिविलेज उसको मम्मी पापा ने छीन लिया. क्यों? बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स करते हो. दिस इज पनिशमेंट. हैविंग टू लूज सम ऑफ योर मनी टू पे द पेनल्टी फॉर द लेट टैक्स फिलिंग. करती है गवर्नमेंट, टैक्स टाइम पे नहीं भरते हैं तो पेनल्टी देना पड़ता है. व्हाट इज दिस? दिस इज punishment. Being grounded because of disobedience. अब क्या होता है बाहर देशों में, क्या होता है कि आपको मार पिटाई नहीं होती है. मॉम डैड डजंट बीट यू अप, बट दे वुड रादर ग्राउंड यू. तो ग्राउंड में क्या होता है कि आपके जो भी प्रिविलेजेस होते हैं, फॉर से आपका फोन आपसे ले लेंगे या फिर आपको 2 दिन तक बाहर जाने के लिए मना कर देंगे. दैट इज व्हाट इज ग्राउंडेड मीन्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ पनिशमेंट. सो द आंसर इज बी, सी एंड डी. Question 12. Identify the schedule of reinforcement in which the numbers of responses required for reinforcement is different for each trial or event. ऐसा कौन सा reinforcement है इन 4 ऑप्शन में से जिनमें जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है वो वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ट्रायल या इवेंट? इट इज वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल. ये क्या है? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ही पार्शियल स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है. गॉट इट? सो इसमें हो क्या रहा है? नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज तो वैरी कर रहे हैं ना. दिस इज वेरिंग, बट मेरा ट्रायल के बेसिस पे हो रहा है, मेरे रिस्पॉन्स के बेसिस पे हो रहा है ना. एंड दैट इज वाई दिस इज वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल. ओके. The tendency to falsify belief through revision of older memories to include newer information that one could have correctly predicted the outcome of an event is known as. तो बेसिकली क्या है कि हम फॉल्सली ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर हम ओल्डर मेमोरीज को रिवाइज करें तो क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते थे आउटकम. दिस इज हाइंडसाइट बायस. प्रिडिक्ट कर रहे हैं, होता है. हमको फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स बहुत ऐसा करते हैं कि अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, बट जैसे ही हो जाता है अरे हमें तो पता था हो जाएगा. राइट? सो ये क्या होता है? नो इट ऑल अलोंग. मुझे तो पता था पहले से. नो इट ऑल अलोंग. ठीक है, इवन दो दे डिनाइड इट
previously, but then they'll be like, हमें तो पता था. This is your hindsight bias. Identify the correct sequence of steps as per the information processing model of memory. इन 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट सीक्वेंस लगानी है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेमोरी. सो ये हमें दी किसने है? दिस वाज गिवन बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन. ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सेंसरी मेमोरी. पहले हमारे सेंसेस में जाएगा, हमारे ईयर्स के थ्रू, टच के थ्रू, या फिर स्मेल, ऑल्फैक्टरी, व्हाटएवर इट इज, राइट? सो ए, देन जो भी हमारे सेंसेस से तो कितने सारे इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट? बट मैं सबको तो थोड़ा ना कर सकती हूँ. जिस पे भी मैं अटेंशन दूंगी, ओनली दैट विल बी इनकोडेड इनटू अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? सो मुझे पता चल गया ए एंड सी. दूसरा ऑप्शन अपने आप ही हो गया. सिलेक्टिव अटेंशन के बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जाती है, ठीक है? एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिर जब हम इलेबोरेटिव रिहर्सल करते हैं, देन इट गोज टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी. नाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ही दूसरा क्वेश्चन है. रिसर्च हैज शोन दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर अबाउट डैश सेकेंड्स विदाउट रिहर्सल. रिसर्च ने ये हमें क्या बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकेंड्स के लिए एक्चुअल में होल्ड ऑन कर सकती है विदाउट रिहर्सल. इट इज 12 टू 30 सेकेंड्स. अगर हम रिहर्स नहीं करते हैं तो 30 सेकेंड्स तक हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी. किसने बताया ये हमें? जॉर्ज मिलर ने. ओके, जॉर्ज मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था. थ्रू हिम वी गॉट टू नो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है 30 सेकेंड्स 7 ± 2 का कैपेसिटी रहता है. The tendency to perceive two things that happen close together in time as being related is called. ऐसी कौन सी टेंडेंसी है इन चारों में से जिसमें बोलते हैं कि जो चीज क्लोज होगी एक दूसरे के वो एक ही ग्रुप में होगी? दैट इज प्रॉक्सिमिटी. क्लोजर किसके लिए होता है? शेप के लिए. सो अगर मैं ये और ये बनाऊं तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, राइट? सो यहाँ आप बोलोगे ये रेक्टेंगल है, सो दिस इज क्लोजर. सिमेट्री होती है कि अगर मैं ये बनाऊं तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? दिस इज ए. वाई? क्योंकि इसका अदर हाफ सेम ही है ना, दैट इज सिमेट्री. एंड कंटिन्यूटी इज बेसिकली वो ओलंपिक्स का एग्जाम्पल. आप इसको 4 सर्कल्स बोलोगे, राइट? सो दैट इज कंटिन्यूटी. परसेप्शन से ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेप्थ परसेप्शन? इनमें से कौन सा डेप्थ परसेप्शन पे एसोसिएटेड है? दैट इज योर बाइनोक्युलर क्यूज एंड monocular cues and linear perspective. Okay, proximity जो है वो क्या है? वो हमारे क्या है? लॉ ऑफ परसेप्शन. डेप्थ क्यूज से कोई मतलब नहीं है उसका. क्या मुझे इसमें कोई डेप्थ दिख रही थी? नहीं दिख रही थी. डेप्थ बेसिकली अब मेरा क्या हो गया? मेरा हाइट भी इंक्लूड हो गया. आई कैन वॉच, आई कैन सी इन 3D नाउ, 3D विजन. सो मोनोक्युलर क्यूज जिसमें हमें सिर्फ वन आई से भी हमें डेप्थ परसीव हो जाएगी. मोनोक्युलर क्यूज में हमें दोनों आई की जरूरत होगी फॉर परसीविंग द डेप्थ. And linear perspective is an example of your monocular cube. So the answer is A, B, and D. In the trichromatic theory of color vision, which of the following cones has been included? जो ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी है कलर विजन की, इनमें से कौन से 3 कोन्स जो हैं इन 4 ऑप्शन में से इंक्लूडेड हैं? इट इज ब्लू, रेड एंड ग्रीन. ठीक है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन. ये किसने दी थी हमें? यंग हेल्महोल्ट्ज ने. So B, C and D. A snail-shaped structure of inner ear that is filled with fluid is known as. कौन सा हमारे ईयर में ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक स्नेल शेप जो कि फ्लूइड से भरा हुआ होता है? योर कोचेला. ठीक है. ईयरडम का दूसरा नाम क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. नाउ 20th क्वेश्चन इज द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक, राइट? दिस इज अ काइनेस्थेटिक सेंस. स्किन सेंस जो होता है वो हमारा हैप्टिक हो जाता है. वेस्टिबुलर जो होता है हमारा क्या होता है कि हमारा बॉडी मूव कर रहा है या नहीं, वेस्टिबुलर सेंस हमारे ईयर्स में होता है. गॉट इट? एंड ऑल्फैक्टरी इज योर स्मेल. Now 21st question. When the lights are turned on in a sequence, they appear to move. This phenomena is called. जब लाइट्स जो है सीक्वेंस में टर्न ऑन होती है तो ऐसा लगता है कि
ये जो है ये मूव कर रहा है। दैट इज पाई फिनोमिना। ठीक है, पाई फिनोमिना दिया हो या अपेरेंट मोशन दिया हो, द आंसर वुड बी सेम। ठीक है, अपेरेंट मोशन का भी मतलब ये होता है कि मोशन है नहीं बट हमें ऐसा लगता है कि मोशन हो रहा है। गॉट इट? ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट जो है हमारा, इसमें एक्चुअल में मूवमेंट नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अपेरेंट मोशन एंड बट एक्चुअल में मूवमेंट हुई नहीं है। स्विच ऑन करके हम स्विच वापस से ऑफ करते हैं एंड फिर हम पूछते हैं अपने सैम्पल से, सब्जेक्ट से, कि कितना सेंटीमीटर लाइट मूव किया है। बट हमने तो लाइट मूव की ही नहीं ना, हमने तो ऑन ऑफ करके किया है लाइट, हमने एक्चुअल में मूव थोड़ा ना किया है। बट क्योंकि एक साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट से पूछता है तो सब्जेक्ट क्या बोलता है कि हाँ 5 सेंटीमीटर्स की होगी, 10 सेंटीमीटर्स की होगी। दैट इज ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ओके, म्यूलर लायर इल्यूशन से नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज एन इल्यूशन, राइट। एंड परसेप्चुअल सेट जो होता है वो बेसिकली आपका होता है फंक्शनल फिक्सडनेस और माइंड सेट। ठीक है, नाउ 22, अरेंज द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इन 4 नीड में जो है हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगानी है। First is your physiological needs, then your safety needs, then love and belongingness, then esteem needs. So हमारा है A, B, D and C. ठीक है, एंड इसके बाद क्या आता है हमारा सेल्फ एस्टीम के बाद एक्चुअलाइजेशन। रिसेंटली 3 नीड्स और ऐड हुई है, दैट इज द कॉग्निटिव नीड्स, द नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। मन करता है नई नई जानकारी लेने का, दैट इज योर कॉग्निटिव नीड। ओके, सेकेंड नीड दैट हैज बीन एडेड इज योर एस्थेटिक नीड्स। आजकल we all are into aesthetics, that is what it is, to appreciate the beauty. Okay, and the last one that has been added is transcendence. Transcendence में होता है कि we want to know beyond ourselves, हम अपने आप से बढ़कर अब हम यूनिवर्स में हायर एनर्जीज में मानने लगे। ओके, we are searching for that now. Up 23rd question, the theory that states the importance of cognition or thinking in determination of emotion is referred as. यहाँ पे cognition and thinking जो है ये की टर्म है। शैक्टर एंड सिंगर की थ्योरी भी हुआ था, उन्होंने बोला था कि फिजियोलॉजिकल अराउजल के बाद हम लेबलिंग करते हैं, राइट। कॉग्निशन, लेबलिंग क्या कर रहे हैं हम, कॉग्निशन के थ्रू, राइट। सो दैट इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ शैक्टर एंड सिंगर ऑफ इमोशंस। जेम्स लांच ने बोला था कि हम फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है हमारा एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल के बाद इमोशंस फील होंगे। हार्ट बीट तेज हो रही है तो उसका मतलब डर ही लग रहा होगा ना। कैनन बार्ड ने बोला था कि एक्चुअल में साइमल्टेनियसली होते हैं, जो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल है जो हमें इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। गॉट इट? Now question 24th. Which of the following are the elements of emotions? इनमें से कौन से इमोशंस के एलिमेंट्स हैं? ये सेम ही है, यहाँ पे बिहेवियर लिख देते हैं। सो योर फिजिकल रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल अराउजल जो हम बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल अराउजल, आपका जो भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, एंड योर बिहेवियरल कॉम्पोनेंट, दैट इज ऑल व्हाट योर elements of emotions, B, C and D. Now question 25. People who have a strong desire to succeed in attaining goals may be high in the need of. जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई नीड होती है अपने गोल्स को पूरा करने का, वो एक्चुअल में इन चारों में से किस नीड की बात हो रही है? अचीवमेंट, नाम से समझ में आ रहा है। नहीं भी आता है तो अटेनिंग गोल्स अचीवमेंट में ही करना चाह रहे होंगे हम। ये है मैकलेंस की नीड थ्योरी से, राइट। उन्होंने 3 नीड्स हमें बताई थी, विच इज योर पावर, अफिलिएशन एंड अचीवमेंट। पावर नाम से समझ में आ रहा है, अथॉरिटी हमें चाहिए होता है। अफिलिएशन हमारा मैस्लो का लव एंड बिलोंगिंग याद करो, उसी में एफिलिएशन का मतलब है कि बेसिकली यू वांट टू बी लव, यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू बी विद समवन, दैट इज ऑल। नाउ क्वेश्चन 26. If the self-determination theory of motivation, some inborn and universal needs, help people gain a complete sense of self and whole, healthy relationships with others, these needs are बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है, जो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा इसमें से है, चारों में से 3 कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करता है इनबॉर्न एंड यूनिवर्सल नीड में। ठीक है, कंप्लीट सेंस, हमारा क्या कंप्लीट सेंस है, एंड हेल्दी रिलेशनशिप में। होलिस्टिक है ना ये, इट इज ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट। कॉम्पिटेंस, अब मैंने मान लो कि फॉर एग्जाम्पल CUET PG का ही एग्जाम्पल लेते हैं।
आपकी ऑटोनॉमी थी इसमें कि आपको ही देना है सीयूईटी पीजी, राइट? कोई ज़बरदस्ती नहीं दिलवा रहा है आपको सीयूईटी पीजी। अब सीयूईटी पीजी के लिए क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है? मतलब क्या आपको भरोसा है कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? कॉम्पिटेंस है ना आप लोगों के अंदर, आपने बैचलर्स पूरी की है, उसी का तो सिलेबस आता है सीयूईटी पीजी में। You've done your bachelor's, so or you might be doing it. तो उसी का तो सिलेबस है. You do have the competence to do it. And relatedness, साइकोलॉजी ही है, सीयूईटी पीजी में साइकोलॉजी का ही दे रहे हो ना, रिलेटेडनेस है, राइट? सो ए, बी एंड डी, ए बी एंड सी, सॉरी. Yerkes-Dodson law states that performance is related to. Yerkes-Dodson का लॉ क्या बोलता है कि परफॉर्मेंस आपका किससे रिलेटेड है? इट इज अराउजल. Yerkes-Dodson लॉ का दूसरा नाम अराउजल थ्योरी तो है. ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि किसी भी टास्क के लिए आपका ऑप्टिमम अराउजल होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो टास्क अच्छा होगा क्या? नहीं होगा. बहुत कम है तो भी नहीं होगा. ऑप्टिमम स्ट्रेस होना चाहिए. ठीक है. नाउ 28th क्वेश्चन. द नीड फॉर सोशल अप्रूवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश ड्राइव. जो हमारा नीड होता है ऑफ सोशल अप्रूवल, वो कौन से ड्राइव का पार्ट है? ओके. सो ड्राइव हमेशा याद करना, ये हमेशा साइकोलॉजिकल होगी. नीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है? फिजियोलॉजिकल. ओके. सो जो हमारा सोशल अप्रूवल है सेकेंडरी है. क्या सोशल अप्रूवल मेरे सर्वाइवल से रिलेटेड है? नहीं है, राइट? सो दिस इज योर सेकेंडरी और अक्वायर्ड. ठीक है. दिस इज नॉट इननेट. हमारा कोई इननेट थोड़ा होता है, पैदा थोड़ा होता है कि अरे नहीं मुझे अप्रूवल चाहिए. नो. प्राइमरी नहीं है. इंस्टिंक्टिव तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी, राइट? एक्चुअली आपका जो प्राइमरी है और इननेट है, इंस्टिंक्टिव है, ये तीनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है. इंस्टिंक्टिव कौन बात करता है? हमारा फ्रॉइड. ओके. Now, 29th question. Intelligence refers to accumulate knowledge information we store over a lifetime of experience plus the application of skills and knowledge to solving specific problems. ऐसे इन चारों में से कौन सी आपकी इंटेलिजेंस है जो बोलता है कि आप जो है नॉलेज इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहते हो ओवर योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस प्लस जो भी आपको स्किल्स और नॉलेज चाहिए उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी आपके पास होती है. इट इज क्रिस्टलाइज्ड. ओके. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये हमारे कटेल ने दिया है. जीएफजीसी थ्योरी है ये. ओके. जीसी हमें बोलता है इननेट होती है. ओके. जीएफ इज बेसिकली योर इननेट नॉलेज जो आपको हेरिडिटी में मिली आपके मॉम डैड से. क्रिस्टलाइज्ड होती है कि अब जो है आप नई नई चीजें सीखते हो स्कूल जाके विद योर फ्रेंड्स इन योर ऑफिस, राइट? सो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड कॉन्टेक्चुअल की बात ही नहीं हो रही है. ये थ्योरी किससे आती है? हमारे स्टर्नबर्ग से. स्टर्नबर्ग की ट्रायक्टिक थ्योरी. ओके. अब हमें इसे मैच करना है. यहाँ पे थ्योरिस्ट है एंड यहाँ पे जो है हमारी थ्योरीज है. इनको मैच करके मुझे बताओ चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर. सो स्टर्नबर्ग का अभी मैंने बता दिया ट्रायक्टिक थ्योरी है, राइट? सो ए का थर्ड. कटेल ने हमें फ्लूइड इंटेलिजेंस दी. अगेन मैंने अभी जस्ट बताया आपको. हार्वर्ड गार्डनर ने हमें क्या दिया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस. ओके. सो डी का 2. डी आंसर हो गया. दास, नीलगिरी एंड कर्बी ने हमें दिया है पास थ्योरी. कमेंट में बताना आप मुझे कि पास थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है. नाउ 31. अगेन मैच द फॉलोइंग. सो पिक्चर कंप्लीशन जो है और जो हमारा सिमिलैरिटीज है ये हमारा कहाँ से आया है? ये हमारा बेस से आया है. ठीक है. किसने दिया? हमारे वेशलर ने. दिस इज एन इंटेलिजेंस स्केल. ओके. सो पिक्चर कंप्लीशन क्या है? हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट. सिमिलैरिटीज क्या है? हमारा वर्बल. ओके. डाउन सिंड्रोम जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइसोमी 21. क्या ये हेरिडिटरी होता है? कमेंट्स में मुझे बताना. सी का जो होगा वो होगा 2. एंड जो विलियम सिंड्रोम है दैट इज बेसिकली आपकी आईक्यू लो है लेकिन म्यूजिक में आपका बड़ा अच्छा टैलेंट है. ओके. सो डी इज योर फोर्थ. आइडेंटिफाई द सबटेस्ट ऑफ वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फ्रॉम द बिलो और फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से चारों में से वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का कौन सा कॉम्पोनेंट्स है? सिंस यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं की गई है तो मैं आपको बोलूँगी कि लेटेस्ट पे जाना. दैट इज योर अर्थमेटिक, डिजिटल एंड डिजिट सिंपल, अर्थमेटिक एंड सिमिलैरिटीज. ओके.
ऑब्जेक्ट असेंबली जो थी वो थी वेस में, बट वेस 4 तक थी एंड वेस 5 में ऑब्जेक्ट असेंबली को हमने हटा दिया था. सो ए, बी एंड सी. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सा ग्रुप टेस्ट है? इट इज आर्मी अल्फा. ओके. सो आर्मी अल्फा जो है वो आपका ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है. ग्रुप टेस्ट मतलब क्या होता है कि हम जो है ग्रुप में जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं. इंडिविजुअल केयर या फिर इंडिविजुअल सुपरविजन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. बाकी सब जो है वो इंडिविजुअल हमें हर एक पर्सन के साथ इंडिविजुअली बैठ के कराना होता है. सो दीज आर नॉट योर इंटेलिजेंस के ग्रुप टेस्ट. 34th, द फॉर्मूला ऑफ IQ इज, इसमें से कौन सा IQ का फॉर्मूला है? IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100. IQ टर्म किसने दिया था एंड ये फॉर्मूला किसने दिया है, ये अगेन मुझे आप कमेंट्स में बताओगे. गॉट इट? नाउ 35, द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, द थ्री एस्पेक्ट्स आर एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड डैश इंटेलिजेंस. ट्रायर्किक थ्योरी में जो तीन एस्पेक्ट्स हैं आपके वो कौन कौन से? दो तो क्वेश्चन में दे रखे, विच इज एनालिटिकल एंड क्रिएटिव. तीसरा कौन सा है? इट इज प्रैक्टिकल. ओके. एनालिटिकल का दूसरा नाम होता है आपका कॉम्पोनेंशियल. क्रिएटिव का दूसरा नाम आपका होता है एक्सपीरियंशियल. एंड प्रैक्टिकल का दूसरा नाम होता है आपका कॉन्टेक्चुअल. ठीक है. तो या तो आपको ये तीन देके आ सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट नेम्स देके आ सकते हैं, मतलब एक ही है. नाउ 36 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. इनमें से किन्होंने पहले बार इमोशनल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया था? सेलिवोय एंड मेयर. ठीक है. मेयर एंड सेलिवोय ने फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. कोलमैन से जरूर पॉपुलर हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस, बट फर्स्टली कॉइंड दिस टर्म वाज सेलिवोय एंड मेयर. Arrange the following steps involved in person-centered therapy in the correct sequence. इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कैसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी होता है. सो ये किसने दिया था हमें? कार्ल रॉजर्स. राइट. तो सबसे पहले क्या होता है जब हमारे पास पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, तो वो क्लाइंट क्या होता है उसके अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ बन जाते हैं. वाई? बिकॉज पॉजिटिव रिगार्ड जो होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो होता है वो नहीं मिलता है, अदर देन हमें क्या मिल जाता है? पॉजिटिव रिगार्ड. तो जब हमें पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, व्हाट इज पॉजिटिव रिगार्ड बाय द वे? पॉजिटिव रिगार्ड होता है जब हम कंडीशंस लगा देते हैं कि जैसे अगर आपके 19 आए आफ्टर 20 देन यू आर अ गुड स्टूडेंट. राइट. सो अब क्या होगा, आप स्ट्राइव करोगे कि हाँ नहीं मेरा फुल या फिर 19 आने चाहिए मार्क्स. राइट. सो वर्थ लगा दिया आपने कि आई विल बी ओनली वैल्यूड व्हेन आई स्कोर गुड मार्क्स. राइट. फिर उसकी वजह से क्या होता है? अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ बन जाती है. ठीक है. अब अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ बन गई है हमारी, तो हमारा डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाएगा. क्योंकि क्या मार्क्स से हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी? नहीं होगी. बट उसकी वजह से हमारा डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट तो बन रहा है ना. सो डिस्टॉर्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाता है. फिर हमें समझ में आता है, हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम थेरेपी के लिए जाते हैं. राइट. एंड थेरेपी के बाद जो है हमारा जो क्लाइंट है वो क्या करता है? वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, वो अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट, बिकॉज एट द लास्ट हमें एक्चुअलाइजिंग पर्सन बनना है. राइट. सेल्फ फुलफिलमेंट के टुवर्ड्स जाना है, तो उसके टुवर्ड्स हम प्रोग्रेस करने लग जाते हैं. Which therapy focuses on persuading individuals to recognize and change irrational assumptions that underlie their thinking? इन चारों में से ऐसे कौन से ऑप्शंस में से ऐसा होता है जिसमें हम अपने irrational assumptions को चेंज करना चाहते हैं टू रैशनल थिंकिंग? इसमें आएगा आपका रैशनल इमोटिव थेरेपी. ओके. इरेशनल असम्पशंस हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी करते हैं, बट सिर्फ इरेशनल बिहेवियर नहीं करते, इरेशनल थॉट्स नहीं करते ना. वी ऑल्सो ट्राई टू चेंज आवर बिहेवियर एज वेल इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. सो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वे ब्रॉडर देन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. द क्वेश्चन इज ओनली आस्किंग कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे इरेशनल असम्पशंस एंड देन हम उसको ट्राई करते हैं चेंज करने का, विच इज योर रैशनल इमोटिव थेरेपी. साइकोडायनेमिक तो इरेशनल थॉट्स का बेसिकली बोलता है कि चाइल्डहुड में प्रॉब्लम है. सो साइकोडायनेमिक तो यहाँ पे ऑप्शन बनता ही नहीं है. एंड बिहेवियर थेरेपी में तो हम बिहेवियर पे फोकस करेंगे रेदर देन योर थॉट्स. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 39,
In the context of Beck cognitive behavior therapy, arrange the following circumstances in sequence that lead towards psychological disorder. बेक की जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सीक्वेंस लगाने हैं कि कैसे हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। सबसे पहले मुझे इलॉजिकल आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं अपने आप को फालतू में क्या करूंगी, अपने आप को बिलिटल करूंगी, अपने आप आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ बेसिकली, राइट। आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ अ लॉट, दैट इज इलॉजिकल आइडियाज। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से मुझे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। इफ आई एम टू हार्ड ऑन माई सेल्फ और आई एम बेसिकली आई एम अ क्रिटिक ऑफ माई सेल्फ, राइट। अगर मेरे मार्क्स मान लो वही 1920 का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके इस बार आ गए आपके 16, ठीक है। वो 16 क्यों आए, बिकॉज आपकी तबीयत खराब थी, यू वर सिक। बट आप क्या बोल रहे हो, इवन दो आई वॉज सिक, मैं 16 कैसे ला सकती हूँ, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ प्रेजेस और आई एम नॉट इवन वर्दी ऑफ दीज 16 मार्क्स, मैं इससे भी बुरा स्कोर कर सकती थी, राइट। मैं जो हूँ आई एम नॉट वर्दी ऑफ अ गुड स्कूल नाउ, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा अब आगे जाके। इलॉजिकल आइडियाज, एक ही टेस्ट है ना जिसमें 16 आए, उससे पहले तो आप अच्छा ही स्कोर कर रहे हो, दैट टू यू वर सिक ऑन दैट डे, दैट इज व्हाई यू स्कोर सो लो, राइट। अब आप अपने आप को ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। सो नेगेटिव इफेक्ट, फिर नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, ओके। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जब आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे तो थॉट्स भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होते जाएंगे। मेमोरीज, यादें भी फिर नेगेटिव ही आती है ना, जब आप सैड होते हो तो सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है, राइट। आपकी जो भी मेमोरीज, आप मेमोरी लेन की टुवर्ड्स जाते हो तब भी आपको ये याद है, यार उस दिन ये, उस दिन वो, कुछ अच्छा याद आता है, नहीं आ पाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। गॉट इट। नाउ इन DSM-5 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैज बीन क्लासिफाइड इन DSM-5 में OCD कैसे हमने क्लासिफाई किया है, किस कैटेगरी में। इट इज एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर, नाम में ही समझ में आ रहा है। DSM-4 तक एंजाइटी में था, बट उसके बाद DSM-5 में उसको अपनी एक कैटेगरी मिल गई थी, ओके। अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंजाइटी डिसऑर्डर्स कंप्राइजेस, DSM-5 के अकॉर्डिंग एंजाइटी में क्या क्या आता है, सोशल फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। डिप्रेशन जो है वो किसका है, आपका मूड डिसऑर्डर, ओके। So your B, C and D. Body dysmorphic disorder is placed इन चारों में से DSM-5 के अकॉर्डिंग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर किस कैटेगरी में आता है, इट इज योर OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। 43rd क्वेश्चन, अगेन मैच करना है हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। पैरानॉइड, नाम से समझ में आ रहा है, पैरानॉइड क्या है, हम सस्पिशियस हैं, मिसट्रस्ट अदर पीपल, राइट, किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सो ए का 1। हिस्ट्रियोनिक, बेसिकली आप इसको याद रखना, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी जिसको होती है, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर ड्रामा क्वींस। सो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज करते हैं कोई भी सिचुएशन को, सो सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, ओके। देन बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन क्या होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं एंड इनकी बहुत ही ना ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, तो या तो दे आर ऑल इन या फिर ऑल आउट, ओके। एकदम से इनको बहुत ज़्यादा प्यार आएगा एंड फिर एकदम से इनको ऐसा लगेगा कि नो एवरीबडी इज इग्नोरिंग मी एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग थ्रेट्स भी दे सकते हैं एंड एवरीथिंग, राइट। सो बॉर्डर लाइन इज इम्पल्सिवनेस एंड स्किज़ोटिपल जो होता है वो क्या होता है, पिक्यूलर थॉट पैटर्न। सो A1, B थर्ड, C सेकेंड एंड D फोर्थ। Dash is the sensory experience that seems real to the person having it, but occurs in the absence of any external perceptual stimulus. इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा लगता है कि जो सेंसेशन मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है वो है तो रियल, बट एक्चुअल में वो रियल होता नहीं है। दिस इज एट द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलस। इट इज हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशंस किस किस में होते हैं हमें, स्किज़ोफ्रेनिया में, राइट। सो हैल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन आर द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे एक क्वेश्चन आया है हमारा। Dash is directly related to the variance and is figured by taking the square root of the variance. इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें डायरेक्टली वेरिएंस से स्क्वायर रूट से हमें पता चल जाता है, इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ NPC। C स्कोर का बेसिकली हमें फॉर्मूला बताना है इसमें।
इसमें होता है x माइनस मीन, योर स्कोर्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. नाउ 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स. इनमें से कौन से पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स हैं? स्पीयरमैन जो है वो नॉन पैरामीट्रिक है, पियर्सन पैरामीट्रिक है, टी टेस्ट पैरामीट्रिक है. टी टेस्ट का ही ऑल्टरनेटिव होता है मान विथनी यू टेस्ट, विच इज अगेन योर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. सो द ऑप्शन इज बी एंड सी. The significance level, which is the chance of making a type 1 error, is called. इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें टाइप 1 एरर का चांस होता है? या तो मैं उसको टाइप 1 एरर बोल दूँ या मैं उसको अल्फा बोल दूँ, एक ही बात है. ठीक है, अल्फा में हम टाइप 1 एरर करते हैं. ओके, एंड 1 माइनस बीटा जो होता है हमारा क्या होता है? 1 माइनस बीटा, दैट इज योर टेस्ट बार, which is basically avoiding time to wear up. Now 49th, +1 से -1 SD में कितने परसेंटेज ऑफ NPC जो है आपका पॉपुलेशन में वो लाई करता है? इट इज 68.26%. ठीक है, 34.13 जो होता है आपका 0 से +1 या -1. ठीक है, दैट इज योर 34%. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जॉन बी वॉटसन किससे एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली बिहेवियरिस्ट है. स्ट्रक्चरलिस्ट से कौन थे हमारे? स्ट्रक्चरलिस्ट का फाउंडर कौन है? टिकनर. फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स. एंड साइको एनालिसिस तो सबको पता ही होना चाहिए, आई गेस, दैट इज फ्रॉइड. The science of behavior that focuses on observable behavior only is called. ऐसा कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही फोकस करता है? बिहेवियरिज्म. ठीक है, ये बोलता है कि मैं सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही फोकस करूंगा, ना ही कॉग्निटिव के भी अगेंस्ट आया था, साइको एनालिसिस के भी अगेंस्ट आया था. ठीक है, नाउ इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, द मेंटल प्रोसेसेस मीन. जो साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस है उसका क्या मतलब होता है? इंटरनल एंड कोवर्ट प्रोसेस. इसलिए तो बिहेवियरिज्म इसके अगेंस्ट आया था, राइट? क्योंकि बिहेवियर कहता है मैं तो सिर्फ जो ऑब्जर्व हो सकता है उसी को स्टडी करूंगा, पर मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हिडन होते हैं, इंटरनल होते हैं, वो आप ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं कर सकते. गॉट इट? अभी आपको थोड़ा ना पता है कि आपके बगल में जो बैठा है वो क्या सोच रहा होगा, राइट? बिकॉज इट इज इंटरनल, इट इज कोवर्ट. दैट इज व्हाई. Now, the goal of psychology are to uncover the mysteries of human and animal behaviors through their. क्या गोल है साइकोलॉजी का? कि हम समझना चाहते हैं एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर. सारे ऑप्शंस हैं ना इसमें से, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल. सीक्वेंस भी यही है इसकी, राइट? अगेन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से क्वेश्चन आया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए हैं, उसको फिर हम उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमें मैच करना. इंटेलिजेंस टेस्ट है. इंटेलिजेंस टेस्ट हम क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल की एबिलिटी देखते हैं कंपेयर टू ग्लोबल एरियाज, राइट? क्या करते हैं हम इसमें? बेसिकली हम कॉग्निशन ही तो मेजर करते हैं ना, राइट? देन एप्टीट्यूड क्या होता है? पोटेंशियल देखना चाहते हैं किसी भी मेरे सब्जेक्ट का. ओके, सो मेजर द कैपेबिलिटी फॉर रिलेटिवली स्पेसिफिक टास्क और टाइप ऑफ स्किल, कि वो कितना अच्छा कर पाएंगे. ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क हो या स्किल हो, उससे रिलेटेड वो कितना अच्छा आगे परफॉर्म कर सकता है, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट. यहाँ पे नाम से ही दिख रहा है, ट्रेड्स, क्वालिटीज, बिहेवियर किस में मेजर्स करेंगे हम? ये सब पर्सनैलिटी. एंड योर अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, हम देखना चाहते हैं कि कितना अगर आपको हम समझाए पढ़ाए तो आप कितना अकम्प्लिश कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में. ओके, सो A1, B2, C3, B4. A test that measures cognitive, sensory, perceptual, and motor performance can be categorized under न्यूरोलॉजिकल, राइट? मैं कॉग्निशन भी देखना चाहती हूँ, अपना सेंसरी भी देखना चाहती हूँ, परसेप्शुअल भी देखना चाहती हूँ, मोटर भी देखना चाहती हूँ. इट इज योर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट. गॉट इट? अब टेस्ट कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस हमसे पूछ रहे हैं. सो टेस्ट कंस्ट्रक्शन के हमें सीक्वेंस लगाना है. सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगी कि मुझे टेस्ट किस पे बनाना है, राइट? सो डिफाइनिंग द टेस्ट. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी? मैं सिलेक्ट करूँगी मैं कौन सा स्केलिंग मेथड लगाना चाहती हूँ. ओके, वेदर इट इज लिकर्ट स्केल और एनी अदर स्केल फॉर दैट मैटर.
सो मैं कौन सा स्केलिंग मेथड लगाना चाहती हूँ, ओके, एंड देन फिर मैं आइटम्स कंस्ट्रक्ट करूँगी, ओके। सो फिर मैं आइटम्स कंस्ट्रक्ट करूँगी। सो फर्स्ट से मुझे डिप्रेशन पे देखना है, ठीक है। अब मैंने लिकर्ट स्केल किया है, तो लिकर्ट स्केल में क्या होता है, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, राइट। वहीं अगर मैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ले लेती, तो मैं यहाँ पे क्या करती, मैं यहाँ पे डिप्रेशन लिखती, डॉट डॉट डॉट, जीरो डॉट डॉट डॉट, डिप्रेशन, और यहाँ पे मैं लिखती हैप्पी या सैड, यहाँ पे मैं सैड लिख देती, ठीक है। तो मैं, मेरी स्केलिंग मेथड से मेरा स्केल का जो आइटम है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो चेंज हो रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट। पहले मैं डिफाइन करूंगी, फिर मैं स्केलिंग मेथड डिसाइड करूंगी, फिर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी एंड फाइनली टेस्ट करूंगी उसको। देन 58, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से ही क्वेश्चन है, अगेन लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। आर्बिट्ररी जीरो किस में होता है, इंटरवल में। आर्बिट्ररी जीरो का मतलब होता है कि हम जीरो दे तो रहे हैं बट एक्चुअल में जीरो वो जो है वो रियल जीरो नहीं है। कि IQ, क्या IQ किसी का भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। सो IQ हम कब लेते हैं, इंटरवल में लेंगे, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर होता है इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, उसका भी जो 0 डिग्रीज दिया होता है वो ट्रू जीरो नहीं होता है, केल्विन का ट्रू जीरो होता है, ठीक है। सो इंटरवल जो होता है वो आर्बिट्री जीरो होता है। रेशियो जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है। नॉमिनल में मैं सिर्फ कैटेगराइज कर सकती हूँ, जैसे कि मॉम एंड डैड, मैं सिर्फ कैटेगराइज कर पा रही हूँ। जेंडर हो गया हमारा, राइट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गए हमारे। ऑर्डिनल जो है मैं रैंक कर सकती हूँ, ऑल दो इसमें मैं रैंक कर सकती हूँ, ठीक है। सो उसको मैं ऑर्डिनल पे भी डाल सकती हूँ। सो ऑर्डिनल में आई कैन रैंक माई डेटा, फर्स्ट कॉन, सेकेंड कॉन, थर्ड कॉन, ठीक है। सो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का टू। दिस इज अ प्रॉपर क्वेश्चन फ्रॉम वेस्ट, राइट। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है आपका, सिमिलैरिटीज। सो ए का वन, परसेप्चुअल रीजनिंग में आपका आता है डिजिट स्पैन, इसमें भी इन्होंने सीक्वेंस में ही दे रखा है, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री एंड डी का फोर। ना यहाँ पे हमें साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं, हमारे पर्सनालिटी जो हमारा है यूनिट, राइट। सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी कौन सी थ्योरीज हैं, उनसे हमें रिलेट करके आंसर बता। आइंस्टीन ने हमें टाइप थ्योरी दी थी, एल्पॉट ने ट्रेड थ्योरी दी थी, राइट, एंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस, हॉर्नाई ने हमें इंटरपर्सनल थ्योरी दी। गॉट इट। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन एंड डी का टू। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हमें याद रखने हैं, सीक्वेंस पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। सो सोशल लर्निंग थ्योरी हमारी 1960s अराउंड कुछ आई थी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो आई थी हमारी 1954 में। साइको एनालिसिस हमें सबको पता होनी चाहिए, राइट, 1900s में। इंटरपर्सनल थ्योरी आपकी समवेयर 30s 40s के बीच में आ गई थी। तो सबसे पहले साइको एनालिसिस आया ना, तो CDAP। Personality is a dynamic organization within which the individual of those psychophysical symptoms that determine his unique time adjustment to his environment. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical symptoms that determine his unique adjustment to his environment. Direct definition दी है personality की, right? And actually जिन्होंने ये definition दिया है वो one of the pioneers of personality भी है। तो इन चारों में से कौन है? गॉर्डन एल्बर्ट, ठीक है। इन्होंने ट्रेड थ्योरी भी दी है, अभी हमने देखा था in the previous question. अगेन हमें पर्सनालिटी से जो है, पर्सनालिटी में डिफेंस मैकेनिज्म बाय सिगमंड फ्रॉइड वो दिए हैं एंड उससे जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वो दिए हैं एंड वी हैव टू मैच एन आंसर। एक्सक्यूज हम किस में बनाते हैं, रैशनलाइजेशन में, राइट। हम दूसरों को ब्लेम कब करते हैं, प्रोजेक्शन में। फॉरगेट्स बाय पुशिंग डाउन, तो हम कब बोलते हैं इसको, हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं, विच इज योर डिप्रेशन, ओके। जानबूझ के हम रिप्रेस करते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी रिमेंबर्ड ऑफ सच एन अनप्लेजेंट इवेंट, okay, and the best defense mechanism is a good offense, ठीक है, which is your reaction formation.
बेसिकली जो भी हम फील करते हैं उसको बिल्कुल ही ऑपोजिट बिहेव करते हैं. सो डी का 1, ए का 3, बी का 4 एंड सी का 2. ना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऑर्डर्स हमें बताने हैं. किसने दिया है हमें? अगेन सिगमंड फ्रॉइड ने. अगेन पर्सनालिटी का क्वेश्चन. सो ओरल, एनल, phallic, latency and genital. So CABD. Sorry, CBDA. Yeah, oral, anal, right? CBDA. बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टिलिटी किसने डिस्कस किया है? अगेन पर्सनालिटी से क्वेश्चन. हॉर्नाई ने हमें बताया है बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टिलिटी के बारे में. According to Alport, a single trait that dominates an individual entire personality is called. एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सिंगल ट्रेट है जिसकी वजह से पूरी पर्सनालिटी जो है वो डोमिनेट करती है? दैट इज योर कार्डिनल ट्रेट. कार्डिनल ट्रेट ही है ऐसा जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है. जैसे कि आपका गांधी जी का नॉन वायलेंस है एंड हिटलर का तो मास था, जीनोसाइड. बट या बेसिकली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका ऐसा पूरा पर्सनालिटी डोमिनेट करे एक ट्रेट. उन ट्रेट्स को हम कार्डिनल ट्रेट्स बोलते हैं. अगेन पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो इनको हमें मिक्स करना है, मैच करना है एंड वी हैव टू आंसर. सो एक्सट्रोवर्जन, इंथुसियास्टिक एंड रिजर्व, राइट? एक्सट्रोवर्जन के ऑपोजिट क्या आता है? इंट्रोवर्जन. सो ए. देन अग्रीएबलनेस, हम कॉपरेट कितना करते हैं, हम कितना दूसरों से अग्री करते हैं, कितना नहीं करते हैं. दैट इज अ बी. पैशनेस, ऑर्गेनाइज होता है, हम कितना डिसिप्लिन है, कितना हम कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स को लेके. ठीक है, हम कितना रूल्स को फॉलो करते हैं. दैट इज योर कंसाइशियसनेस एंड विच इज योर सी. And then neuroticism, which is your calm and nervous. So this is your D. So D ka 1, A ka 3, B ka 4 and C ka 2. Now थोड़े से questions of bio. The light rays pass through different parts of the eye in order to convert light energies to neural code. Arrange the following in the correct sequence of light passes through. Basically light कैसे कैसे हमारी पास होती है through our eyes, वो हमें बताना है. ठीक है, उसका sequence. सबसे पहले कॉर्निया पे आएगी ना, ये वाला पार्ट होता है आपका. ठीक है, तो कॉर्निया से प्यूपल पे, प्यूपल से फिर वो यहाँ पे जाएगी किस पे? लेंस पे एंड फिर रेटिना पे. ठीक है, सो BATC. नाउ 69th क्वेश्चन. अरेंज द माइलस्टोन्स ऑफ लोकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी अप टू 4 months इन द करेक्ट ऑर्डर. सो जब बेबी बॉर्न होता है तो वो इस पोजिशन पे ही होता है ना, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज फीटल पोस्चर. सो फीटल पोस्चर में होता है पहले बच्चा, ओके, ऑल कर्ल्ड अप. देन फिर वो लिफ्ट हेड करना स्टार्ट कर देता है. ओके, सो CP, इधर भी है इधर भी है CB. एंड देन फिर वो क्या करता है? वो अब उठने की कोशिश करता है, राइट? सो अब बच्चा जो है वो उठने, माई ड्राइंग इज रियली बैड गाइस, सो सॉरी फॉर दैट. फिर वो लिफ्ट चेस्ट करने की कोशिश करता है एंड देन कुछ चीज़ों को ग्रैप करने की कोशिश करता है पर मिस कर देता है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, अभी इतना वो ग्रिप नहीं बना है. सो CB, A एंड D. ना ये डेवलपमेंट से क्वेश्चंस हैं, पहले वाला भी ये वाला भी. अब पियाजे की थ्योरी का बेबी डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ कैसे कैसे होता है उसका सीक्वेंस पूछ रहे हैं. सो फर्स्ट इज योर सेंसरी मोटर, जिसमें क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, राइट? फिर प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में हमारा क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म. फिर कॉन्क्रीट में हम कंजर्वेशन सीख जाते हैं. एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन में हम क्या होते हैं? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो DCBA. उसी को अब मैच करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग. ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है. 0 से 2 years में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस. ठीक है, सो A का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4. अभी मैंने बताया, सो आई डोंट थिंक कि वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी. नाउ 72. Who has developed a theory of cognitive development which emphasizes the role of social factors and language? किन्होंने ऐसी बताई है थ्योरी जिसमें social factors and language में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट, इन cognitive development? It is
लेव विगॉट्स्की, ठीक है, इनकी तो है सोशो कल्चरल थ्योरी। ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने बात की थी किसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, सॉरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एंड इन्होंने बात की थी स्कैफोल्डिंग की, राइट। नाउ according to Kohlberg theory of moral development, in which stage morality is judged in terms of what satisfies own needs or others और those of others, ठीक है, कौन से स्टेज में हम बोलते हैं कि हमारी या तो खुद की नीड सेटिस्फाई हो रही है या दूसरों की नीड सेटिस्फाई हो रही है। ये होता है हमारा स्टेज 2 में। हम अब क्या करने लग जाते हैं, स्टेज 1 में हमारा क्या होता है, ओबीडियंस, बेसिकली मेरे को पनिशमेंट नहीं चाहिए, बट स्टेज 2 में अब मुझे चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं अच्छा बिहेव कर रही हूँ, आई वांट अ रिवॉर्ड फॉर इट, राइट, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, तो दैट हैपेंस इन स्टेज 2। Last question, guys. Our ability to recognize the emotion of others, to understand these feelings and to experience them ourselves at least to a degree is called. इनमें से कौन सा ऐसा इमोशंस है जिसमें हम बोलते हैं कि हम जो है आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, टू अ डिग्री हम वो खुद भी फील कर रहे हैं। Empathy, putting ourselves into others' shoes, right? Last question on Erickson, and this is again on development, lifespan development जो आपकी यूनिट है, right? So according to Erickson's stage of psychosocial development, the trust versus mistrust phase is a development of, कौन सा इसमें है ऑप्शन में से जिसमें आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है, इन्फेंट, राइट,